अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। विद्यार्थियों, भोज विश्वविद्यालय के वीडियो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हेलो, आई एम डॉक्टर ब्रिजेश कुमार शर्मा। आई एम हियर टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच अर्थात अन्वेषण उपागम। अतः विद्यार्थियों, हम अन्वेषण उपागम पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व विद्यार्थियों, हम इसके प्राप्य उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के उपरांत हम विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। वे उद्देश्य इस प्रकार हैं। हम अन्वेषण उपागम को परिभाषित कर सकेंगे, अन्वेषण उपागम के गुण दोष क्या हैं यह जान सकेंगे। साथ ही हम ये जान सकेंगे कि अन्वेषण उपागम दूसरे उपागमों से किस प्रकार भिन्न है। इसकी भी हम चर्चा कर सकेंगे या इसको हम जान सकेंगे, जिससे कि हम गणितीय अध्ययन अध्यापन सरलता से कर सकेंगे। तो प्रस्तुत विषय पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण उपागमों की भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अर्थात समस्या समाधान उपागम, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच अर्थात आगमन एवं निगमन उपागम, एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच अर्थात विश्लेषण एवं संश्लेषण उपागम, ह्यूरिस्टिक अप्रोच अर्थात अन्वेषण उपागम और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अर्थात रचनावादी उपागम है। विद्यार्थियों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं जिनका समस्याओं के समाधान में उपयोग किया जाता है। अब हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच अर्थात अन्वेषण उपागम की विस्तृत चर्चा करेंगे। इस उपागम को स्वयं ज्ञान उपागम के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं ज्ञान अर्थात स्वयं को ज्ञान अर्जित करना है। इस उपागम के द्वारा हम यह जानते हैं, यह सीखते हैं या यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम स्वयं ज्ञान कैसे प्राप्त करें, किस तरह से हम एक प्रक्रिया में जुड़ें जिससे कि छात्र, जिसमें कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों, इस उपागम के जन्मदाता प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। सर्वप्रथम इस उपागम का अनुप्रयोग शिक्षण में किया गया, लेकिन बाद में इसकी व्यापक उपयोगिता को देखते हुए इस उपागम का अनुप्रयोग अन्य विषयों में भी होने लगा। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आई डिस्कवर, मैं खोज करता हूँ, अर्थात आई फाइंड, मैं ज्ञात करता हूँ। इस व्यापक अर्थ के अनुसार इस उपागम के अंतर्गत विद्यार्थियों को कम से कम बताना और उनको स्वयं अधिक से अधिक खोज करके सत्य को पहचानने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। इस उपागम के तथ्यों पर हार्वर्ड स्पेंसर का कथन है कि बालकों को जितना संभव हो कम से कम बताया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ पर देखिए, एक बात की गई है कि कम से कम बताना है और प्रोत्साहन अधिक से अधिक देना है। मीन्स बच्चों को अधिक से अधिक मोटिवेट करना है, छात्रों को अधिक से अधिक मोटिवेशन प्रदान किया जाए, जिससे कि वो समस्या के समाधान
तक पहुंच सकें, पहुंचने के लिए, समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए तैयारी कर सकें, तैयार हो सकें। इस उपागम में शिक्षक विद्यार्थी को कम से कम बताता है। कम से कम बताने की मीनिंग क्या है? थोड़ा सा बता दिया, थोड़ी सी आउटलाइन बता दी, छोटे से छोटे कुछ निर्देश दे दिए और कोशिश की गई शिक्षक के द्वारा कि हमारा विद्यार्थी स्वयं ही हमारे उद्देश्य को पूरा कर ले। उद्देश्य मीन्स समस्या का समाधान है, उस समस्या को सॉल्व कर ले, है ना। तो शिक्षक केवल उनके समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करता है जिनको वह पुस्तकों एवं यंत्रों की सहायता से स्वयं के प्रयासों के द्वारा सरल करते हैं। विद्यार्थी आवश्यकता पड़ने पर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर फिर से बात की गई कि मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। कहीं पर विद्यार्थी यदि किसी सिचुएशन में, किसी स्थिति में वो रुक जाता है या मान लीजिए उसे समस्या समाधान करने में कोई कठिनाई होती है या कोई हर्डल्स आता है, तो वहाँ पर वो अपने टीचर से, अपने शिक्षक से एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस प्राप्त कर लेता है और फिर से अपनी प्रक्रिया में जुड़ जाता है, फिर से समाधान प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। इस उपागम में विद्यार्थी का दृष्टिकोण मात्र एक खोज करने वाले की तरह से होना चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विषय पर बार बार खोज करे या शिक्षण करते समय, किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय इस फ्रेज की चर्चा अधिकतम होती ही रहती है कि लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करके सीखे। आपने देखा होगा, आप किसी भी प्रक्रिया में जब जुड़ते हैं या घर पर भी कोई कार्य करते हैं या दैनिक जीवन में, लाइफ में कहीं भी आप किसी भी दौरान जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसको बार बार करने के बाद ही आप उसको सीखते हैं या एक अभ्यास के बाद सीखते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है कि हमारे छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को लर्निंग बाय डूइंग की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए, अवसर प्रदान किए जाए, जिससे कि वो अपने समाधान तक आसानी से पहुंच सके। अर्थात हमारा उद्देश्य क्या है? एक प्रश्न को सॉल्व करना, एक प्रश्न का समाधान प्राप्त करना, है ना। किसी समस्या को समाधान करना, किसी समस्या पर समाधान प्राप्त कर लेना, ये उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएँ। ऐसी प्रक्रिया से बच्चे को जोड़ना है, छात्र को जोड़ना है, विद्यार्थी को जोड़ना है। क्लियर? अब हम इन उपागमों की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। अब यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रक्रिया क्या है, कैसे हमें बच्चे से समाधान प्राप्त कराना है, कैसे समस्या को सॉल्व कराना है। अर्थात अन्वेषण उपागम का अनुप्रयोग कैसे करें, हाउ टू यूज द ह्यूरिस्टिक अप्रोच। इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी होता है। वह पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन एवं तर्क वितर्क आदि द्वारा खोज करता है तथा स्वयं को शिक्षित करने का प्रयास करता है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के सम्मुख समस्याएं प्रस्तुत करता है तथा विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयासों द्वारा इनका हल ज्ञात करते हैं। इन समस्याओं को विद्यार्थियों के समक्ष पाठ्य पुस्तकों या अन्य साधनों द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधि में अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है तथा उनको सामग्री, उपकरण आदि साधनों को उपलब्ध कराना है जिनका उपयोग विद्यार्थी समस्याओं को हल करने में करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे वे नवीन नियमों, हलों तथा संबंधों की स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा खोज कर सकें। अब देखिए, बार बार चर्चा यहाँ पर बहुत हुई कि भाई बच्चे को तो स्वयं ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्या करना
है ना, समस्या दे दी, वो स्वयं प्रयास करे, स्वयं देखे, स्वयं आगे बढ़े। लेकिन जो एक टीचर है, जो एक शिक्षक है, वो भी वहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उपस्थित रहता है ना। आपने देखा होगा कई फिलोसफरों ने अपनी ये चर्चा में कहा है कि भाई विद्यार्थी को क्या करना है, छोड़ दो भाई प्रकृति में, ऐसे ही पढ़ने दो, क्या आवश्यकता है, प्रकृति खुद सिखा देगी। लेकिन क्या हम उसे स्वतंत्र रूप में ऐसे ही छोड़ दें और हम देखें भी नहीं? यह नहीं हो सकता है। शिक्षक वहाँ हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में रहता है ना। तो शिक्षक यहाँ क्या है? एक शिक्षक एक फैसिलिटेटर है, मार्गदर्शक है ना, फैसिलिटी प्रदान करने वाला है, जो छात्रों को हमेशा फैसिलिटी प्रदान करता है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को समस्या प्रदान करते समय, समस्या देते समय, समस्या का समाधान प्राप्त करते समय शिक्षक वहाँ पे फैसिलिटेटर हो, एक फैसिलिटी प्रदान करने वाला हो, एक मार्गदर्शक के रूप में वहाँ पर हमेशा उपस्थित हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक विद्यार्थी को मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे वे नवीन नियमों, हलों तथा संबंधों की स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा खोज कर सकें। इस विधि की पूरी उपयोगिता तभी दृष्टिगत होगी जब हम पाठ्य सामग्री से संबंधित नियमों आदि की खोज में विद्यार्थियों की आयु, योग्यता तथा क्षमता का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें। गणित के क्षेत्र में ऐसे अनेक उपविषय हैं जिनसे संबंधित सिद्धांतों की खोज विद्यार्थियों द्वारा कराई जा सकती है। उदाहरणार्थ, इन बातों को विद्यार्थी स्वयं ज्ञात कर पाठ्य वस्तु को समझ सकते हैं। अब हम अन्वेषण उपागम में एक उदाहरण पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत उदाहरण इस प्रकार है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं की खोज करना, अर्थात समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं की खोज कीजिए। ये एक समस्या हमारे छात्रों के, हमारे विद्यार्थियों के समक्ष हमारे शिक्षक ने प्रस्तुत की है ना। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को हमारे छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को खोज करके निकालना है, देखना है कैसे प्राप्त करें, ये पता करना है। अतः वर्णित समस्या को अन्वेषण उपागम से हल करने के लिए सबसे पहले शिक्षक अपने विद्यार्थियों के समक्ष कागज पर बनी विभिन्न आकार की समांतर चतुर्भुज की आकृतियां प्रस्तुत करेगा। अब विद्यार्थियों से यह पूछा जाएगा कि वह अपने प्रयासों के आधार पर इन प्रदत्त समांतर चतुर्भुज की आकृतियों की विशेषताओं की खोज करने की प्रक्रिया के बारे में विचार व्यक्त करें। स्पष्ट है कि विद्यार्थी इन विभिन्न आकृतियों के अंगों एवं अन्य तथ्यों का निरीक्षण एवं मापन करना शुरू कर देगा। प्रयास करने के उपरांत यदि वे यह निष्कर्ष निकाल सकें कि प्रत्येक आकृति की आमने सामने की भुजाएं समान है तथा उनके आमने सामने के कोणों का योग भी बराबर है, तब विद्यार्थी विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तब विद्यार्थी विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा उनके आमने सामने के कोणों का योग भी बराबर होता है। इस प्रकार विद्यार्थी अपने स्वयं प्रयासों के आधार पर समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं की खोज सफलता से कर लेते हैं, जिससे उनके अंदर आत्मसंतोष, खुशी एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास
होता है। यहाँ पर देखिए पूरी प्रक्रिया में शिक्षक ने एक समस्या हमारे छात्रों के समक्ष, हमारे विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत की और छात्रों ने उस समस्या में या उपलब्ध सामग्री या उपलब्ध विषय वस्तु के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उस समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। अब हम अन्वेषण उपागम के गुण दोष पर प्रकाश डालेंगे। अन्वेषण उपागम के गुण इस प्रकार हैं: समस्या को जल्दी हल करने में मदद, समय एवं संसाधन की बचत, कार्य द्वारा सीखना, परिश्रम की आदत, आत्मनिर्भरता, ज्ञान की प्राप्ति आदि। अन्वेषण उपागम का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या को तेजी से हल करना है। यह अधिक समय या संसाधन नहीं मांगता और इसके द्वारा सही या उपयुक्त समाधान जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है। अन्वेषण उपागम जटिल समाधान प्रक्रियाओं से बचता है और इसके परिणाम स्वरूप समय और संसाधनों की बचत होती है। यह उपागम कार्य द्वारा सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके द्वारा विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करते हैं। इसमें विद्यार्थियों में परिश्रम करने की आदत का विकास होता है। यह विद्यार्थियों को आत्मकेंद्रित, आत्मविश्वासी बनाता है। इस उपागम द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है क्योंकि विद्यार्थी इस ज्ञान को अपनी क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। वहीं अन्वेषण उपागम के दोष इस प्रकार हैं: गलत परिणाम, सीमित सटीकता, मूल कारण की पहचान में असमर्थता, सामान्यीकरण की समस्या, कभी कभी समय की बर्बादी, सीमित लचीलापन आदि। अन्वेषण उपागम हमेशा सही समाधान नहीं प्रदान करता। यह अनुमान और सामान्य नियमों पर आधारित होता है, जिससे कभी कभी गलत या अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण सटीकता की तुलना में एक साधारण और त्वरित समाधान प्रदान करने पर जोर देता है। इस कारण समाधान हमेशा आदर्श या पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। यह दृष्टिकोण कभी कभी समस्या के मूल कारण को पहचानने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि यह त्वरित समाधान देने के लिए अधिकतर सतही पर विचार करता है। इससे दीर्घकालिक या स्थायी समाधान नहीं मिल पाते। अन्वेषण उपागम आमतौर पर सामान्यीकरण पर निर्भर करता है, जो कि हर समस्या के लिए उपयुक्त नहीं होता है। हर समस्या अलग होती है और एक सामान्य समाधान सभी पर लागू नहीं हो सकता। कभी कभी अन्वेषण उपागम गलत समाधान की ओर ले जाता है, जिससे समस्या का समाधान नहीं मिलता और बाद में फिर से अधिक समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। जबकि अन्वेषण उपागम कुछ मामलों में लचीला हो सकता है, परंतु यह कुछ जटिल समस्याओं या विशेष परिस्थितियों में प्रभावी नहीं हो सकता है। इस प्रकार हमने यहाँ यह चर्चा की कि अन्वेषण उपागम के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। अब हम विद्यार्थियों यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इस विषय के अंतर्गत क्या चर्चा की या क्या हमने सीखा। अतः विद्यार्थियों, हमने अन्वेषण उपागम पर गहन चर्चा की। यहाँ उसकी परिभाषा एवं उदाहरण के साथ उसकी प्रक्रिया की चर्चा की। यह भी जाना कि इसका अनुप्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से
उपयोगी है। अन्वेषण उपागम क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। अर्थात यहाँ पर अन्वेषण उपागम को परिभाषित करते हुए उसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। किसी एक समस्या को लेकर अन्वेषण उपागम को समझाइए। अर्थात किसी एक समस्या को उदाहरण के रूप में लेकर के हमें उसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। अन्वेषण उपागम विभिन्न उपागमों से किस प्रकार भिन्न है, वर्णन कीजिए। अर्थात अन्वेषण उपागम विभिन्न उपागमों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, उसकी आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करना है, उसको विस्तृत रूप से वर्णन करना है। अतः विद्यार्थियों, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. We will discuss some other topic again in the next lecture. Till then, best wishes to all of you.